क्लास 10 साइंस 1 6th लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने 7th लेसन कंप्लीट किया जो था लेंसेज के बारे में। लेंसेज इसलिए हमने पहले लिया क्योंकि जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था मिरर्स, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, तो उसी का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन था लेंसेज वाला चैप्टर। तो अभी हम रिफ्रैक्शन लेते हैं। रिफ्रैक्शन में जो लास्ट चैप्टर हमने 7 पढ़ा उसमें भी हमने देखा था कि लाइट का रिफ्रैक्शन ये टर्म आया था। तो रिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होने वाला फिनोमेना है, जो इसकी प्रॉपर्टी है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पे, तो उससे क्या होता है, तो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है और हमारे नेचर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी से रिलेटेड है। जो लाइट का ये जो फिनोमेना है उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे नेचर में जिसको हम हमेशा से देखते आए हुए हैं। तो रिफ्रैक्शन में जाने से पहले हम लोग लास्ट ईयर हमने पढ़ा था एक चीज था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने देखा था व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल इट इज डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट कहीं पे जा रही है और उसके रास्ते में एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो ओपेक है, हाँ, या फिर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, तो लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन जो होता है अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है फिर, ठीक है, तो लाइट फैलती है वापस। अब पेज नंबर 73 पे आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक के। वी हैव सीन दैट जनरली लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाई इन दिस पाथ अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो लाइट सीधे सीधे जा रही है, अगर उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मीन्स होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपेक। तो अगर उसके पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है देन उसका शैडो मिलता है। जैसे लाइट आ रही है और आप बीच में खड़े हो गए तो आपका शैडो गिरेगा वहां पे। वी हैव सीन also seen in the previous class how these shadows change due to change in relative position of the source of light and object। तो ये शैडो का पोजीशन जो होता है वो लाइट का सोर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो खुद का शैडो अगर देखो तो सुबह अगर आप धूप में निकले हो तो आपका शैडो मॉर्निंग में किस तरफ जा रहा है और इवनिंग में कहाँ पे जा रहा है और आफ्टरनून में कहाँ पे जा रहा है, तो वो आप देखोगे तो डायरेक्शन उसका चेंज होता है। कभी आगे गिरती है, कभी पीछे शैडो गिरता है, कभी शैडो छोटा होता है, कभी शैडो बड़ा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि लाइट का सोर्स है उसका पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है। बट लाइट कैन बेंड अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज वी विल सी बिलो। तो लेकिन लाइट जो होता है कुछ सर्कमस्टांसेस में बेंड होती है। जैसे ये शैडो क्रिएट कर रहा है क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब लाइट आगे चली जाएगी लेकिन वो बेंड हो जाएगी। जैसे हमने पहले भी इसके देखा कि वो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है, क्योंकि हम यहाँ पे दो मीडियम का पढ़ेंगे, एक होगा रेयर मीडियम और एक होगा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम होता है जैसे एयर है और ग्लास है। एयर और ग्लास में जो एयर है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। या फिर अगर आप देखो तो वाटर है और एयर है, तो वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर है वो रेयर मीडियम है। तो उसके हिसाब से लाइट का जो बेंड होती है वो कौन से डायरेक्शन में बेंड होती है और उससे क्या इफेक्ट होता है हम लोग आगे देखते हैं। अब पेज नंबर 73 पे ही दो एक्टिविटी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हेडिंग के नीचे। उसमें ट्राई दिस है, उसमें एक है मटेरियल चाहिए ग्लास, 5 रुपीज कॉइन, पेंसिल, मेटेलिक वेसल एक्सेट्रा। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया आपने और उसके अंदर पानी भर दिया। डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन वाटर एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ पेंसिल इन वाटर। तो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में अपने पानी भरा और उसके अंदर एक पेंसिल डालो वर्टिकली, मतलब ऐसे खड़ी पेंसिल रख दो और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि क्या दिखता है। नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइन टू वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व इट्स थिकनेस। अब उसको वाटर सरफेस में इंक्लाइंड ऐसे स्लेंट करके ऐसा बेंड करके रखो और देखो कि उसके थिकनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है।
इन बोथ केसेस द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर अपीयर्स टू बी थिकर देन द पोर्शन अबव वाटर। तो दोनों केसेस में क्या होगा, जो पेंसिल वाटर के अंदर है वो थिक दिखेगा वो पोर्शन, और जो पोर्शन एयर में है, मतलब जो ऊपर है वाटर में नहीं है, वो थिन दिखेगा। इन सेकेंड केस द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन नियर द सर्फेस ऑफ वाटर। सेकेंड जो केस में, मतलब फर्स्ट में तो आपने इसे पकड़ के रखा था सीधा सीधा, तो मतलब इधर वर्टिकली खड़ी थी, तो उसमें क्या होगा कि पेंसिल जहां तक वाटर के बाहर है पतली रहेगी, उसके नीचे मोटी दिखेगी। लेकिन जिसमें जो स्लैंड किया, थोड़ा सा उसको ऐसा बेंड करके रखा है, उसमें जब जहां तक वो सीधी है, मतलब जहां तक एयर में वो पतली है, और वाटर में जो दिखेगी वो ऐसा लगेगा कि थोड़ा आगे सरक गई है, वो पेंसिल टूटी हुई ऐसा लगेगी। तो बेसिकली ये होता क्यों है, वो होता है इसलिए क्योंकि जो एयर है वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। जब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, हमको जो दिखना जो है, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो भी चीज़ें दिखती है बिकॉज ऑफ लाइट दिखती है, लाइट नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगी। तो लाइट की वजह से दिख रही है, तो लाइट ने जब डायरेक्शन चेंज किया तो हमें लगेगा कि जो पेंसिल है वो नीचे से थोड़ी मोटी हो गई, या फिर जो स्लैंटिंग पेंसिल रखी है हमने वो ऐसा टूटी हुई दिखेगी। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो आप, तो सीधी पेंसिल नीचे से मोटी दिख रही है, और जो हमने ऐसे स्लैंट करके रखा हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि वो टूट गई यहाँ पे, क्योंकि इसका यहाँ पे बन रहा है और ये देखो लाइट यहाँ पे थोड़ी नीचे आ गई, इसलिए ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली पेंसिल के साथ कुछ नहीं है, उसके अपीयरेंस, उसका जो पोजीशन जो हमको दिख रहा है वो दिखने का में फर्क है। बाकी पेंसिल एक्चुअली में कोई मोटी या पतली नहीं हुई है या टूटी हुई नहीं है पेंसिल। अब सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, उसमें है कीप अ ₹5 कॉइन इन अ मेटेलिक वेसल, स्लोली गो अवे फ्रॉम वेसल, स्टॉप एट द प्लेस व्हेन कॉइन डिसअपीयर्स। तो एक मेटेलिक वेसल है, मतलब कोई ऐसा मेटल का ग्लास है, उसके अंदर आपने ₹5 का कॉइन डाला और उसके पास खड़े रहोगे तो आपको अंदर उसके बेस में जो कॉइन है वो दिखता रहेगा। थोड़ा सा और दूर जाओ तो भी दिख रहा है, थोड़ा सा और दूर, तो एक ऐसे टाइम के बाद वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप एट द प्लेस वेयर कॉइन डिसअपीयर्स। तो जहां पे कॉइन दिखना बंद हो जा रहा है उस जगह पे रुक जाओ। कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइन, कॉइन की डायरेक्शन में देखो। आस्क अ फ्रेंड टू स्लोली फिल वाटर इन वेसल, you will be able to see the coin once the level of water reaches a certain height. Why does it happen? तो अब क्या होगा, एक फ्रेंड को, या फिर आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, दोनों एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखो, तो इससे आपको आइडिया होगा कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। तो आप जहाँ पे आपको कॉइन दिखना बंद हो गया वहां पे रुक जाओ, और उसके बाद एक फ्रेंड को या घर पे अपने भाई बहन को किसी को बोलो कि उस ग्लास में, उस वेसल में आप पानी डालो। तो वो पानी डालेगा, तो एक सर्टेन हाइट जब वाटर का हो जाएगा ना, तो वो कॉइन आपको फिर से दिखने लगेगा, जबकि आप उसी जगह पे खड़े जहां पे नहीं दिख रहा था। तो अब दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? तो अगेन इसका वही रीजन है कि दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पेंसिल वाला केस और ये दोनों केस में, इन बोथ केसेस इफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट व्हाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर। तो ये जो दोनों केसेस में आपको एक में पेंसिल ब्रोकन दिख रही है या पेंसिल मोटी दिख रही है, इसमें कॉइन नहीं दिख रहा था, ये कॉइन दिख रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि जब वाटर मतलब एक मीडियम हो गया, पहले एयर था, एयर में सेकंड में वाटर आ गया, आपने डाला, तो वाटर के मीडियम में जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होता है। इसकी वजह से कॉइन जो पहले नहीं दिख रहा था अब वो दिखने लग रहा है। The light rays travel obliquely from water to air, they bend away from the normal. तो जो नॉर्मल बेसिकली होता है एक स्ट्रेट लाइन, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तब वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो वो नॉर्मल से दूर गई, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि जो कॉइन है थोड़ा सा ऊपर आ गया, कॉइन थोड़ा मोटा हो गया ऐसा लगेगा, इसलिए हमें कॉइन दिखने लग रहा है। आपके बुक के पेज नंबर 73 पे है, इन दोनों एक्टिविटी के नीचे ब्लैक कलर का बोल्ड किया हुआ, उसको आप अंडरलाइन करो, उसको याद रखना है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी यूज होगा ये सब। अगेन एक्टिविटी 3 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसको करने से क्या होगा कि आपका नॉर्मल क्या है और कैसे लाइट का जो
किस एंगल में चेंज होता है और कितना चेंज होता है वो आपको आइडिया हो जाएगा। Keep a glass slab on a blank paper and draw its outline PQRS as shown in figure 6.1। 6.1 पेज नंबर 74 पे है फिगर। तो उसमें देखो कि एक ग्लास स्लैब रखा, उसमें रखने के बाद PQRS ऐसे करके हमने उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड ऑफ PQ so that it intersect PQ at N, pierce two pins vertically at 2 point A and B along the line। अब क्या करो कि आपने PQRS ड्रॉ किया आउटलाइन, अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो PQ के हो, PQ के ऊपर ऐसे नीचे आता हो, उसके परपेंडिकुलर होता हो, वो पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करता हो, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो उस पॉइंट को लिखो N। PQ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दो N। Pierce two vertical pin at 2 points A and B along the line। अब वहां पे डायग्राम में देखो, वहां पे A और B ऐसे दो पिंस वहां पे आप लगा दो ऊपर के साइड में, मतलब जहां पे N आया N के लेफ्ट साइड में आप देखो वहां पे लगा दो। Look at the pin A and B from opposite side of slab and pierce pin C and D vertically so the image of A and B are in the line with C and D। तो अब ग्लास स्लैब वहीं पे लगा हुआ है बीच में। अब क्या करो, ग्लास स्लैब के अपोजिट साइड से आओ, मतलब A B का है ऊपर की साइड है ग्लास स्लैब के, तो अब आप दूसरे साइड में आओ, मतलब नीचे के साइड में आओ, मतलब जो लाइन S और R है नीचे वाले उसके इस तरफ से देखो, A और B को देखो, दोनों पिन को। और एक क्या करो, look at the pin A and B and from opposite side of slab and pierce pin C and D vertically so that image of A and B are in the line with C and D। अब A और B एक ही लाइन में दिखे ऐसे आप दो पिन इस तरफ से आप वहां पे लगा दो। ठीक है, और वो पिन का नाम है C and D और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो वहां से। Now remove the chip and pins and draw a straight line going through point C and D so that it intersect SR at M। तो उसके बाद चिप निकालो और C and D को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करो जो कि S और R पे जाए और वहां पे पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो PQ पे एक जो पॉइंट है वो है N और S और R पे जो लाइन है वो है M। A और B जो है स्ट्रेट लाइन में है N तक और C एंड D है वो स्ट्रेट लाइन में है M तक। ठीक है, जॉइन पॉइंट्स M एंड N अपोजिट द इंसिडेंट रे A एंड N एंड इमर्जेंट रे MD। अब क्या करो, पॉइंट्स M एंड N, जो M है लाइन SR पे है, N है लाइन PQ पर है, तो दोनों को ज्वाइन कर दो और ऑब्जर्व करो, जो A और N देखो और D और M देखो, मतलब MD देखो और उसको आप स्टडी करो। नाउ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज एंटर द ग्लास फ्रॉम एयर एट N ऑन द साइड PQ। अब जब देखोगे कि PQ के साइड में जब लाइट रे एंटर की, मतलब लाइट रे जो ऊपर है वो एयर है, एयर से और ये ग्लास स्लैब में जब लाइट आती है तब लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अगर आप उसी हिसाब से देखो तो वो लाइन जो यहाँ पे डॉटेड लाइन ज्वाइन किया ना A और N पे, वो सीधे लाइन चली जानी चाहिए थी, मतलब जो डॉटेड है तो अगर स्ट्रेट लाइन में पास होते तो ऐसे जाते, बट ऐसा गया नहीं। N पे आने के बाद लाइट N और M वाला पाथ फॉलो करती है। N और M मतलब A और N तक लाइट स्ट्रेट आई, फिर N से M तक ऐसा बेंड होके गई। अब नेक्स्ट देखो M और D, जब लाइट ये तो क्या थी, एयर से ग्लास में आई, और ग्लास मतलब ये ग्लास स्लैब से जब लाइट बाहर जा रही है, वापस जब बाहर जा रही है, तब अगर वहां पे भी सीधी नहीं, वापस फिर से बेंड होके M और D इस तरफ चली गई, तो मतलब वो बाहर की तरफ निकल गई लाइट। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है। द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रे एंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एट N ऑन द साइड PQ। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, और सेकेंड कब होता है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो आप देखो लाइट ने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज किया दो पॉइंट पे, एक पॉइंट N पे, सेकेंड पॉइंट M पे। फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जहां पे हो रहा है, पॉइंट एन पे जहां पे हो रहा है, तो वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका नाम है आई, स्मॉल आई। वाइल द सेकेंड इट इज I1, और सेकेंड पे जो हो रहा है रिफ्रैक्शन वो है I1। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ n इज r, और फर्स्ट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब जब डायरेक्शन चेंज कर रही है, इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आ रही है, तो पॉइंट n पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो पड़ रही है, लाइट गिर रही है मतलब इंसिडेंट हो रही है, तो वहां पे एंगल है I। और उसके बाद n के नीचे देखो कि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r, ये पॉइंट n पे ही है, ऊपर देखो आप। अब वहां पे अब पॉइंट m पे देखो, वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो है I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वहां पे बना है वो है E। नोट दैट I1 इक्वल्स टू R, मतलब जो I1 मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब सेकेंड पॉइंट का m का, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट पॉइंट का n का। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों इक्वल है इन सेकेंड रिफ्रैक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज E विच इज इक्वल टू I। सेकेंड रिफ्रैक्शन में देखो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है E, तो वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, E इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ n मतलब I। तो E इज इक्वल टू I, मतलब I1 इक्वल्स टू R एंड I इक्वल्स टू E। तो दैट मीन्स ऑन बोथ पैरेलल साइड्स PQ and RS of glass slab change its direction of light ray is equal but in opposite direction। तो जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो इक्वल, मतलब जितना एंगल से चेंज हो रहा है इक्वल एंगल से चेंज हो रहा है, लेकिन जो चेंज होने का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो जैसे फर्स्ट वाले केस में आप देखो एन पे जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो नॉर्मल के साइड में आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ हो रहा है, और सेकेंड पे जब एम से जब लाइट बाहर जा रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, वो नॉर्मल से बाहर जा रही है, मतलब दूर जा रही है उससे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहले वाले में नीचे की तरफ बेंड हो रही है और उसमें बाहर की तरफ निकल रही है लाइट। Thus the light ray MD emerging from glass slab is parallel to incident ray AN on the side PQ of the slab। तो दोनों जो लाइट है जैसे AN है और MD है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे जो डॉटेड लाइन है एन के आगे, जो पॉइंट एन के आगे जो डॉटेड लाइन है वो, और MD है देखो आप, तो दोनों लाइंस पैरेलल है लेकिन वो दोनों अपोजिट साइड में। बट द एमर्जेंट रे इज समवॉट डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। लेकिन एमर्जेंट जो AN जो मेन इंसिडेंट लाइट थे और MD जो बाहर का जो रिफ्रैक्टिंग लाइट है, वो दोनों का देखो डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो यही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है आपके ग्लास स्लैब पे। जो ग्लास स्लैब में ग्लास स्लैब तो ये था जो आपके ग्लास में पेंसिल डाला था या जो वेसल के अंदर आपने कॉइन डाला था, उसमें सेम यही हुआ कि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट चेंज हुआ, वो इसलिए हमको उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा अलग दिखता है, वो थोड़ा दूर दिखता है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ नहीं दिखता, उससे थोड़ा अलग दिखता है, या फिर पेंसिल का जो एक्चुअल शेप है वो नहीं दिखती है, हमें थोड़ा अलग दिखती है। ये डायग्राम आप 6.1 फिगर 6.1 ठीक से देखो, इसमें जो नहीं समझ में आएगा तो जो हमारा लाइव लेक्चर होगा तो उसमें मुझे पूछ लेना। ये वाला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना क्योंकि आगे इसमें साइंटिफिक रीजंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है या होली फ्लेम्स के ऊपर कोई फ्लिकरिंग होता हुआ लगता है, हाँ, या जो मिराज फॉर्मेशन होता है, वो सब क्यों होता है, इसी से रिलेटेड है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है लाइट का डायरेक्शन चेंज होने वाला उसी से है, इसलिए आप अच्छे से समझो। जो नहीं समझेगा तो वो फिर से पूछ सकते हो मुझे। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी कुछ सर्टेन लॉज होते हैं, तो वो क्या है देखते हैं। उसके पहले ही वहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके हैं यूज और योर ब्रेन पावर, उसमें है विल लाइट ट्रेवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद सेम वेलोसिटी एज इट ट्रेवल्स इन एयर। तो नो, तो हर मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है, सेम नहीं होती है मीडियम में। तो ग्लास स्लैब एक अलग मीडियम है और एयर अलग मीडियम है, वाटर है अलग मीडियम है, तो तीनों मीडियम में जो ग्लास लाइट की वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी।
विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम इन ऑल मीडिया? नो। तो इसका भी आंसर है नहीं, हर मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम है, फिगर 6.2 है, लाइट रे एंटरिंग अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। तो एयर से ग्लास स्लैब में लाइट एंटर कर रही है। तो लेट अस स्टडी द लाइट रे एंटरिंग अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर एज शोन इन फिगर 6.2। हियर AN इज द इंसिडेंट रे एंड NB इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो AN जो है वो इंसिडेंट रे है और NB जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। और जो N से C and D और जो C and D है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो तीन चीजें समझो। रिफ्रैक्टिंग जो इंसिडेंट रे है वो है AN और जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो है ND और जो नॉर्मल है वो है CND, C to D। Incident ray and refracted at the point of incident ray and refracted ray at the point of incident N are on opposite side of the normal to the surface of slab at the point that is CD, and the three incident ray, refracted ray and normal are in the same plane। तो इसमें देखो जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या है AN और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है NB। वो दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड में, नॉर्मल CD है, नॉर्मल CD के अपोजिट साइड में है दोनों। ठीक है, पॉइंट N के अपोजिट साइड में है। और जो तीनों चीजें हैं, जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों सेम प्लेन के अंदर है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास द रेशियो ऑफ साइन I टू साइन R, मतलब साइन I मतलब साइन जितना भी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब I कोई थीटा वैल्यू में होगी, साइन I टू साइन R, साइन R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन I अपॉन साइन I अपॉन साइन I अपॉन साइन R मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो होता है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं N। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। तो अलग अलग मीडियम में लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होने का जो अमाउंट है, जो प्रोपोर्शन है, वो अलग अलग होता है। इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और वो डिपेंड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अभी आगे पढ़ोगे तो समझ जाएगा। तो जैसे वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एयर का अलग है, आइस का अलग है, अल्कोहल, केरोसिन, ऐसे पेज नंबर 75 पे बहुत सारे एग्जांपल दिए। तो उनके सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो लाइट कितनी बेंड होगी वो डिपेंड करता है कि जो मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। The change in direction of light ray while entering different media is different. It is related to refractive index of medium. The value of refractive index is different for different media and also for light of different color for same medium. तो अलग अलग मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो अलग अलग होता है। और इसके अलावा जो अलग अलग कलर की लाइट जो होती है ना, जैसे ब्लू लाइट है या फिर येलो लाइट है या फिर वाइट ये रेड लाइट है, जो भी अलग अलग कलर की लाइट होती है उसके लिए भी सेम मीडियम में भी, समझो एक ग्लास है, ग्लास में ब्लू लाइट जा रही है तो अलग ढंग से बेंड होगी, मतलब उसका बेंड मतलब कितना बेंड होगी वो अलग होगी। और अगर येलो लाइट जा रही है, ग्रीन लाइट जा रही है, तो हर लाइट भी अलग अलग बेंड होती है। मतलब सेम मीडियम में भी अगर अलग डिफरेंट कलर की लाइट जा रही है तो वो उसका जो बेंड होने का अमाउंट है, जितने बेंड होती है वो अलग अलग होती है। द refractive indices of some substances with respect to vacuum are given in table. The refractive index of medium with respect to vacuum is called its absolute refractive index. तो यहाँ पे पेज नंबर 75 पे है absolute refractive index of some media। तो वो with reference to vacuum, वैक्यूम से अगर वैक्यूम मतलब जैसे हमारे वहाँ पे कुछ भी नहीं हो, जैसे एयर वगैरह कुछ भी नहीं हो, जैसे स्पेस है, स्पेस को बोलते हैं वैक्यूम है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसके रेफरेंस से मतलब उसके कंपेयर में एयर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइस का कितना है, तो ये सब पेज नंबर 75 पे आपके दिया हुआ है।
और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम है उसमें लाइट का वेलोसिटी कितनी है। लाइट हाई स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कम हो गई। जैसे एयर में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आइस में वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो जैसे डायमंड में जो लाइट की वेलोसिटी और कम हो जाती है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जितना ज़्यादा कम होते जाती है वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है। अभी पेज नंबर 74 का ही बॉक्स है यहाँ पे। फर्स्ट हमने जो देखा था फिगर 6.2 स्टडी करने के बाद कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू एन। तो साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन जितना वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंट का अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन मतलब साइन थीटा जितना भी आएगा वो साइन थीटा अपॉन साइन मतलब आई का साइन थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगल कितना है और आर का एंगल कितना है, वो दोनों जब निकालेंगे वो कांस्टेंट आएगा और उसको बोलते हैं एन। एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। एन होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर सेकेंड मीडियम वाटर है, फर्स्ट मीडियम है एयर, तो उसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव फर्स्ट मीडियम है फर्स्ट है एयर, सेकेंड है वाटर, तब ये होगा दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नेक्स्ट है इसी का सेकेंड लॉ है, उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल आई इक्वल्स टू जीरो मतलब इंसिडेंट जो है एंगल जीरो एंगल बन रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव एंगल को भी जीरो बनेगा। मतलब अगर नॉर्मल पे लाइट है, अगर फिगर 6.2 के हिसाब से देखो तो जो लाइट एन आ रही है, अगर इसके बजाय लाइट का जो रे है वो सी डी पे एकदम जाती है एकदम सीधा नॉर्मल पे, तो वो बिना डिविएट हुए मतलब बिना अपना पाथ चेंज किए बिना किसी डिफ्लेक्शन के मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधे के सीधे निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। पेज नंबर 75 पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडिया दिया हुआ है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, आइस का है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.39, ऐसे फ्यूज्ड कॉर्ड। तो जैसे जैसे देखो कि मीडियम जो डेंस होते जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है और डेंसर मीडियम में क्या होगा, जो लाइट की वेलोसिटी वो कम होते जाएगी। तो जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी कम होते जाती है वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ते जाता है। आप लोग को जो सम होंगे इस चैप्टर में है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली दिया होता है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भी जो यहाँ पे आइस, एयर, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन ये 5 याद रखना क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये पूछ लेते हैं कभी कभी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है हमने देखा, उसकी प्रॉपर रेशियोज ठीक से समझने के लिए पेज नंबर 74 पे आ जाओ। जो टेबल है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम मीडिया, उसके नीचे फिगर 6.3 भी दिया है तो उसमें देखो लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बी v1। फर्स्ट मीडियम जो है मतलब जो एयर है उसमें जो लाइट की वेलोसिटी है वो है v1 एंड इन मीडियम 2 बी v2। सेकेंड मीडियम जो है ग्लास, उसमें लाइट की वेलोसिटी है v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जब हमको कैलकुलेट करना होगा तो उसको लिखते हैं 2n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is equal to ratio of velocity of light in medium 1 to that in medium 2। तो refractive index of second medium with respect to first medium equals to 2n1 equals to velocity of light in medium 1 that is v1 upon velocity of light in medium 2 that is v2। क्लियर है? देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे
2n1 दिया है, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तब क्या होगा, 2n1 है तो वेलोसिटी होगी v1 v2, मतलब फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम। सिमिलरली नीचे वाला देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, तो उसको लिखेंगे 1 and 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, 1 and 2 इक्वल्स टू यहाँ पे सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी मतलब v2 अपॉन v1 आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, 2n1 मतलब सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तब आएगा फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी। 1 and 2 मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तब सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी। If the first medium is vacuum, then refractive index of medium 2 is called absolute refractive index. It is written as n. तो अगर फर्स्ट मीडियम जो है वो है वैक्यूम है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जो टेबल में दिया है वो सब क्या है, फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम के रेफरेंस में उसको फाइंड आउट किया हुआ। आज का लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, वो है फिगर 6.4। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में लाइट कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसके रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो फर्स्ट देखो, इसमें 3 छोटे छोटे फिगर्स हैं। फर्स्ट में लाइट जो है, इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम से आ रही है, ठीक है, रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। सेकेंड में क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जा रही है। थर्ड में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है लेकिन नॉर्मल पे सीधा लाइट गिर रही है, तब क्या होता है। तो फर्स्ट केस में व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो स्ट्रेट लाइन हमने जो उस पर ड्रॉ किया था, नॉर्मल है, उसमें अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तब वो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो लाइट जो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो आया। सेकेंड केस में व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सेकेंड केस में देखो आप डायग्राम में, डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम मतलब बाहर जा रही है लाइट, तब ये नॉर्मल से दूर जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, ठीक है। रेयर से डेंसर में बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर में बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। थर्ड केस, when light ray is incident normally at the boundary between two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. तो अगर वो नॉर्मल पे गिर रही है, मतलब सीधे गिर रही है उसके ऊपर, अगर स्लैंट होके नहीं आ रही है, सीधे अगर उस मीडियम पे जा रही है, तब वो क्या हो रही, लाइट जो पास होगी वो विदाउट गेटिंग एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट गेटिंग एनी डिविएशन, मतलब उसका कोई पाथ चेंज नहीं होगा, हेंस इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। तो इसकी वजह से मतलब इसीलिए उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये 3 केसेस हैं, वो तीनों केसेस आप डायग्राम के साथ देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने थियरी पार्ट या जो इसका प्रिंसिपल है कैसा, मतलब क्या काम करता है, वर्किंग देखा, तो अब वो एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक होता है डिस्पर्शन, क्या होता है, तो डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है, और इंटरनल रिफ्रैक्शन और पार्शियल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।